नमस्कार। टर्की या तुर्की, वहां इन दिनों एक ऐतिहासिक इमारत चर्चा में है। किसी इमारत पर अगर सियासत की टेढ़ी नजर लग जाए या वो धर्म आधारित सियासी अखाड़े के रूप में इस्तेमाल होने लगे तो या तो वो इमारत ही जमींदोज हो जाती है या उसकी सूरत या पहचान बदल जाती है। ठीक उसी तरह जैसे भारत में बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। आपको पता ही है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने साल 1527 में अयोध्या में कराया था। जब देश आज़ाद हुआ तो बाबरी मस्जिद थी और हमारे धर्मनिरपेक्ष संविधान ने इसे वैसे ही बनाए रखने की व्यवस्था भी की, लेकिन फिर बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर का राजनीतिक मुद्दा खड़ा हुआ। 1992 में सारी नैतिकताओं और कानूनों को ताक पर रखते हुए ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई और अब वहां भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खैर, भारत से इतर तुर्की में भी इन दिनों वही खेल चल रहा है। इस्तांबुल में हागिया सोफिया की कहानी भी बहुत हद तक बाबरी मस्जिद से मिलती जुलती है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया, जबकि हागिया समय समय पर अपनी पहचान की लड़ाई लड़ती हुई अभी तक इस धरती पर अपने नाम के साथ जीवित है। तो आज खबर दुनिया में देखेंगे उसी हागिया सोफिया की कहानी, जिसकी पहचान पर धर्म के हथौड़े पड़ते गए मगर इमारत आज भी जस की तस खड़ी है। लेकिन शुरुआत सुर्खियों से। आज भी नहीं हो पाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। अब रविवार को बुलाई गई है यह बैठक। स्टैंडिंग कमेटी में केपी शर्मा ओली की किस्मत का होना है फैसला। पुष्प कमल दाहाल, प्रचंड और माधव नेपाल ओली से पीएम पद छोड़ने की मांग पर अड़े। स्टैंडिंग कमेटी में ओली विरोधियों का बहुमत। ओली किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते इस्तीफा, इसीलिए लगातार बैठक को टलवाने पर दे रहे हैं जोर। अब रविवार को स्टैंडिंग कमेटी कर सकती है कोई फैसला। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने रूस पर लगाया कोरोना वैक्सीन की रिसर्च को चुराने का आरोप। APT29 के नाम से हैकर्स ग्रुप ने की डाटा चोरी की कोशिश। ब्रिटेन का आरोप, क्रेमलिन के जरिए काम करता है ये हैकर्स ग्रुप। हॉकर्स से क्या हुआ नुकसान, इसकी नहीं दी गई है जानकारी। दुबई में एक अस्पताल ने माफ किया 1,52,00,000 का बिल। तेलंगाना के हैदराबाद निवासी राजेश दुबई में हो गए थे कोरोना संक्रमित। 80 दिन तक चला था दुबई के अस्पताल में इलाज। अस्पताल का बिल भरने की स्थिति में नहीं थे राजेश। मरीज की स्थिति को देखते हुए अस्पताल ने लिया बिल माफी का फैसला। तो दुनिया में किस तरह अधिनायकवादी यानी टोटलिटेरियन, रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव और कट्टरपंथी यानी फंडामेंटलिस्ट ताकतों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, इसका ताज़ा उदाहरण है टर्की के ऐतिहासिक हागिया सोफिया संग्रहालय यानी म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का फैसला। ये विश्व प्रसिद्ध इमारत अपनी भव्यता, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर और ऐतिहासिकता के कारण हमेशा चर्चित रही। 6ठी सदी यानी 6th सेंचुरी की इस इमारत ने कई साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा, कई शासकों की कट्टरता और उदारता देखी। इस इमारत ने बीते करीब 1,500 साल में कई शासकों के जरिए अपना इस्तेमाल होते देखा और अब एक बार फिर ये इमारत कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गई है। दरअसल यूनेस्को के विश्व धरोहरों यानी वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल हागिया सोफिया का निर्माण साल 537 ईस्वी में एक चर्च के रूप में हुआ था, जिसे बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन के हुक्म से बनाया गया था। गुंबदों वाली ये ऐतिहासिक इमारत इस्तांबुल में बॉस्फोरस नदी के पश्चिमी किनारे पर है। बॉस्फोरस वो नदी है जो एशिया और यूरोप की सीमा तय करती है। इस नदी के पूर्व की तरफ एशिया और पश्चिम की ओर यूरोप है। हागिया सोफिया चर्च को दुनिया के बड़े चर्चों में माना जाता था। इस्तांबुल में बने ग्रीक स्टाइल के इस चर्च को आर्किटेक्चर का अनूठा नमूना माना जाता है, जिसने दुनिया भर में बड़ी इमारतों के डिज़ाइन पर अपनी छाप छोड़ी है। हागिया सोफिया का मतलब है होली विजडम यानी पवित्र ज्ञान। ये एक ऐसी अनूठी इमारत है जिसमें ईसा मसीह और मदर मैरी भी दीवारों पर दिख जाते हैं और कुरान की आयतें और मिहराब भी। ये इमारत करीब 900 साल तक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुख्यालय रही। 13वीं सदी में इसे यूरोपीय ईसाई हमलावरों ने बुरी तरह तबाह करके कुछ समय के लिए कैथोलिक चर्च बना दिया था। फिर 1453 यानी 1453 में इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य यानी उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने जब बाइजेंटाइन साम्राज्य का खात्मा किया और कुस्तुनतुनिया, जिसे बाद में इस्तांबुल का नाम दिया गया, उस शहर पर कब्जा किया, तो इस हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। दक्षिण पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक फैले उस्मानिया सल्तनत की कहानी 1299 में शुरू हुई, जो साल 1923 तक तुर्की की आज़ादी के बाद खत्म हुई। दरअसल 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में उस्मानिया सल्तनत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा।
उस्मानिया सल्तनत को विजेताओं ने कई टुकड़ों में बांट दिया। आज का टर्की उसी ध्वस्त उस्मानिया सल्तनत की नींव पर खड़ा है। लेकिन उस्मानिया सल्तनत का नाता भारत से भी था। इतिहासकार पॉल के डेविस ने अपनी किताब 100 डिसाइसिव बैटल्स में पानीपत की पहली लड़ाई को सबसे निर्णायक युद्धों में से एक करार दिया है। पानीपत की पहली लड़ाई मुगल सल्तनत की शुरुआत थी। इसमें मुगल शासक बाबर ने पानीपत के मैदान में ऑटोमन तुर्कों की युद्ध रणनीति इस्तेमाल करते हुए तोप और बारूद का इस्तेमाल किया था। इस जीत में तोप चलाने वाले दो लोग उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने भी अहम भूमिका निभाई थी और ये दोनों तुर्की थे, जिन्हें उस्मानिया सल्तनत के पहले सुल्तान सलीम प्रथम ने बाबर को तोहफे के तौर पर दिया था। बाबर के बेटे और उत्तराधिकारी हुमायूं को ऑटोमन तुर्कों का ये एहसान याद था। उन्होंने सलीम प्रथम के बेटे सलमान द ग्रेट को एक खत लिखकर शुक्रिया अदा किया। इस वजह से मुगल ऑटोमन तुर्कों को दुनिया के तमाम मुसलमानों का खलीफा मानते थे। सिर्फ मुगल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे मुस्लिम रियायतें भी तुर्कों को अपना खलीफा समझते थे। सत्ता पर बैठते ही सुल्तान तुर्कों को अपनी स्वीकृति के लिए संदेशा भेजते थे। टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी पर बैठने के बाद एक विशेष दल कुस्तुनतुनिया, जो अब इस्तांबुल है, वहां भेजा था ताकि उस वक्त के खलीफा सलीम तृतीय से अपनी सल्तनत के लिए स्वीकृति ले लें। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्कों ने जर्मनी का साथ दिया था और जंग के खत्म होते होते तुर्कों का साम्राज्य हाशिए पर चला गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो तुर्की के खलीफाओं को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। उन्होंने 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अंग्रेजी साम्राज्य को धमकी भी दी कि अगर उन्होंने तत्कालीन तुर्क खलीफा अब्दुल हमीद को तख्ता से हटाने की कोशिश की तो हिंदुस्तानी मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देंगे। साल 1920 में कांग्रेस भी इस आंदोलन से जुड़ गई और हम सब जानते ही हैं कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी खिलाफत के मुहिम से ही हुई थी। खैर, अब बात तुर्की की। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार के बाद उस्मानिया साम्राज्य अंतिम सांस ले रहा था। इसके बाद 1919 में आधुनिक टर्की के निर्माता कहे जाने वाले मुस्तफ़ा कमाल पाशा उर्फ कमाल अतातुर्क ने देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया और हागिया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम में बदल दिया। 1934 में कानून बनाकर हागिया सोफिया में नमाज पढ़ने या किसी अन्य धार्मिक आयोजन पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अब टर्की के सुप्रीम कोर्ट ने 86 साल बाद इस फैसले को पलटकर इसके फिर से मस्जिद बनाने का रास्ता साफ किया है और वर्तमान राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने हागिया सोफिया म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में बदलने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि जिस टर्की को आधुनिकता और धर्मनिरपेक्षता के सुंदर मिश्रण के साथ मुस्तफ़ा कमाल पाशा आकार देना चाहते थे, वहां अब धार्मिक कट्टरपंथ हावी हो चुका है। 1934 से टर्की में इस्लामिक कट्टरपंथी हागिया सोफिया में नमाज पढ़ने देने या उसे म्यूजियम बनाए जाने के खिलाफ थे। मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोआन इन इस्लामी भावनाओं का समर्थन करते रहे हैं और हागिया सोफिया को म्यूजियम बनाने के फैसले को ऐतिहासिक गलती बताते रहे हैं। वो लगातार कोशिशें करते रहे कि इसे दोबारा मस्जिद बना दिया जाए। हागिया सोफिया का मुद्दा चुनावों में भी हावी रहा और आखिरकार राष्ट्रपति एर्दोआन की कोशिशें कामयाब हो गईं। लेकिन टर्की के इन फैसलों से दुनिया में बहस छिड़ गई है। हागिया सोफिया ग्रीस के ईसाई समुदाय के लिए भावनात्मक मुद्दा है। ग्रीस का कहना है कि टर्की का ये कदम यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी कन्वेंशन का उल्लंघन है। हागिया सोफिया विश्व भर के लाखों ईसाइयों के लिए आस्था का केंद्र है, इसीलिए इसका प्रयोग राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। यूनेस्को ने हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के फैसले को लेकर दुख जताया है। इसने कहा है कि टर्की के अधिकारी बिना देरी किए जल्दी से इस संबंध में संस्थान से बात करें। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि हागिया सोफिया को टर्की की परंपराओं और उसके विविध इतिहास के एक उदाहरण के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। ये इमारत मानवता के अधीन है, न कि टर्की के, इसीलिए इस इमारत में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति एर्दोआन के आलोचकों का कहना है कि वो कोविड-19 से अर्थव्यवस्था को हुई क्षति पर से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एर्दोआन इसे अपने राष्ट्र की संप्रभुता का उदाहरण बता रहे हैं। उनका कहना है कि देश और दुनिया में जो भी इस फैसले की आलोचना कर रहा है वो टर्की की राजनीतिक संप्रभुता पर हमला कर रहा है।
वैसे जानकारों का मानना है कि हागिया सोफिया के मस्जिद में बदलने के पीछे अमेरिका का भी हाथ है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब इजराइल की राजधानी के रूप में यरूशलेम को मान्यता दी तो एर्दोआन भी हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में बदलने को लेकर मुखर हो गए। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले से अरब जगत में खलबली मच गई थी। दरअसल 21वीं सदी की शुरुआत से टर्की के समाज में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई है, जिसमें उस्मानिया सल्तनत के इतिहास को प्रमुखता दी जा रही है। कुछ लोगों का मानना था कि उस्मानिया सल्तनत द्वारा इस्तांबुल और हागिया सोफिया पर कब्जा करने को याद करने के लिए इस म्यूजियम को मस्जिद के रूप में बदलना चाहिए और टर्की की सरकार ने इसी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया। एर्दोआन का ये फैसला उन्हें राजनीतिक लाभ दिलवा सकता है, कट्टरपंथ और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ रहे युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ा सकता है, लेकिन दुनिया की साझा विरासत को इससे जो नुकसान पहुंचेगा उसकी भरपाई शायद भी कभी हो पाएगी। लोकतंत्र का मुखौटा ओढ़ी अधिनायकवादी ताकतें दुनिया भर में इसी तरह के फैसले ले रही हैं और जनता भावनाओं में बहकर उनका समर्थन कर रही है। ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो ये थी बाबरी मस्जिद की तरह अपनी पहचान खोती हागिया सोफिया की कहानी, जो चर्च से मस्जिद, मस्जिद से म्यूजियम और फिर म्यूजियम से मस्जिद बन चुकी एक मौन इमारत है, जिसके अंदर कट्टरपंथियों की ज्यादतियों का सैलाब भरा पड़ा है। लेकिन मुस्लिम बहुल राष्ट्र तुर्की में जो राष्ट्रवाद की आंधी चल रही है, उसमें दुनिया की प्राचीनतम मशहूर ग्रीक स्टाइल आर्किटेक्चर को भला कोई क्यों पहचाने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे शेयर भी करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।